राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशन लाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेंगे आज से। और हम रीजनिंग भी आज ही शुरू कर देंगे। और आ, चलिए, पहले तो हम पहले मैथमेटिक्स का जो केडी की बुक कर रहे थे, केडी कैंपस वाली, उसको कर लेते हैं। उसमें हम 31 क्वेश्चन तक हम कर चुके थे, तो उसी को ही हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको समझ में कैसा आ रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करें। ठीक है, बाकी पढ़ा तो मैं रहा ही हूँ आपको। आज मैं स्ट्रेटजी भी डिस्कस करूंगा आपसे कि मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें। ठीक है, इंग्लिश में कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। और अपना जीके जो सबसे बड़ा वास्ट पोर्शन है हमारा जीएस का, जीएस जीके, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ठीक है, उसमें हम कितना करें, क्योंकि जीके बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। वो सारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आज अपलोड कर दूंगा, आप उनको देखिए। और हर की अलग अलग सेपरेट पोर्शन में बनाएंगे। ठीक है, तो आप उनको देख लेना। तो इस वीडियो में तो सिर्फ क्वेश्चन ही कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं बिना समय गवाए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 और ये परसेंटेज का पार्ट 49 है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा इसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी की जाए तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले ध्यान दें, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इसने कहा है कि जो उसकी अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब क्या होता है, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या। ठीक है, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद ध्यान में रहने चाहिए कि अर्धव्यास, ये लैंग्वेज में बोलेगा तो अर्धव्यास का मतलब व्यास का आधा, और व्यास का आधा क्या होगी, त्रिज्या। ठीक है, एक तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा कह रहा है कि जो हमारे पास बेलन है, जो सिलेंडर है, इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसका फॉर्मूला भी याद रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, बेलन का। बेलन ही है शायद इसमें, हाँ बेलन ही है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, या फिर इंग्लिश वाले ध्यान दें, लेटरल सरफेस एरिया। ऑफ ए सिलेंडर। ठीक है, जब हम मेंसुरेशन 3D पढ़ेंगे, ठीक है, उस समय बहुत अच्छे से इनको डील करेंगे, बताएंगे भी आपको कि कैसे ये फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे जब मेंसुरेशन 3D पढ़ रहे होंगे हम। ठीक है, अभी आप इतना ध्यान रखिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, कितना होता है, पाई आर और एच। ठीक है, पाई आर और एच होता है। ठीक है, पाई आर एच होता है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारे से ये कह रहा है कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये तो आपको देखिए बेसिक्स हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, ध्यान में रखने होंगे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी जो त्रिज्या है बेलन की, उसको वो बढ़ा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, सॉरी, घटा रहा है उसकी त्रिज्या को, अर्धव्यास को 10% की कमी कर रहा है। और जो उसका जो ऊंचाई है बेलन की, उसको 15% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो हमारे ये दो ही डेटा काम की, एक तो ऊंचाई और एक त्रिज्या। पाई
जब हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चन करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से बता रखा आपको पहले, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें कांस्टेंट वैल्यू को लेना नहीं होता है, क्योंकि ये जबरदस्ती कैलकुलेशन बनाते हैं और फिर बाद में कट भी जाते हैं। इसलिए हम कांस्टेंट वैल्यू लाइक पाई, 2 पाई, 3 पाई, ठीक है, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है कांस्टेंट में, उनको हम नहीं ले, ठीक है। तो क्योंकि कंपैरिजन का सवाल हमें सिर्फ ये बताना है कि उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया, परिवर्तन कितना आया है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज जब भी हम निकालेंगे तो हम कंपैरिजन वाले क्वेश्चनों में परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, कंपैरिजन है, और कंपैरिजन वाले क्वेश्चनों में हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेते हैं, तो हमें पाई 2 पाई इनका लेने का कोई औचित्य नहीं रह गया। हमारे जो वैल्यू काम की है वो आर है और एच है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए आप, वो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई को 15% बढ़ा दिया गया है। तो 15% की फ्रिक्शन होती है दोस्तों, कितनी होती है, जहां देखिए 15% की फ्रिक्शन होती है 3/20, ठीक है। यानी कि पहले अगर उसकी ऊंचाई 20 यूनिट थी तो 20 का 15% कितना, 3, यानी कि 20 से बढ़ करके कितनी, 20 में 3 बढ़ गई है, कितनी हो गई, 23। यानी कि अगर पुरानी अगर उसकी ओल्ड और न्यू, पुरानी अगर उसकी हाइट 20 यूनिट थी तो 20 का 15% बढ़ करके अब उसकी नई ऊंचाई हो गई है कितनी, 20 का 15% कितना होगा, 3, तो 20 और 3 23। अब बात करते हैं हम उसकी रेडियस पर। तो अर्धव्यास है, रेडियस, वो कह रहा है 10% की उसमें कमी आ रही है। 10% की फ्रिक्शन सभी को पता है 1/10 होता है। अगर मैं ये मानता हूं कि मेरी पहले जो रेडियस थी, पुरानी जो रेडियस है वो 10 यूनिट है, ओरिजिनल जो रेडियस थी वो 10 यूनिट है, तो 10 का 10% कितना होगा, 1, यानी कि 10 में से 1 यूनिट उसकी घट गई है। तो पहले उसकी जो रेडियस थी वो 10 यूनिट थी और 10 के यूनिट से घट करके 10 का 10% घट गई, मतलब 1 यूनिट घट गई, तो अब कितनी रह गई, 9, ठीक है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो पुराना अगर उसके लेटरल सरफेस एरिया जो होगा पाई आर एच, तो पाई का तो हम कह रहे हैं कि आप मत लीजिए, ये जबरदस्ती कैलकुलेशन बनाएंगे, इनको आप इग्नोर कीजिए। हमारे जो काम की, हमारा जो लेटरल सरफेस एरिया डिसाइड हो रहा था आर एच से डिसाइड हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ आर एच की वैल्यू आ रही है 200 और यहाँ पर आर एच की वैल्यू आ रही है 207, ठीक है। कुल मिला के आप ये देखिए दोस्तों कि जो हमारे पास ये वैल्यू मिल रही है किसकी, आर एच की, यही हमारे प्रतिशत चेंज को दर्शाएगी, क्योंकि ये जो कांस्टेंट रहेगा, पाई तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसका तो यहां भी इतना ही है पाई का मान और आगे भी इतना ही रहेगा। जो चेंज आ रहा है, आप परसेंटेज चेंज कैसे निकाल पा रहे होंगे, जब आप जो वैल्यू चेंज हो रही है उसके रेस्पेक्ट में आप चेंज निकाल पा रहे होंगे, ठीक है। तो पहले जो मेरा लेटरल सरफेस एरिया आ रहा था, जो मेरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ रहा था वो 200 था, ठीक है, और अब मेरा आ रहा है 207, ठीक है। तो कुल मिला के जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो 7 यूनिट घट रहा है एरिया या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो 7 यूनिट बढ़ रहा है किस पर, 200 पर। भाई जो भी मैंने पहले भी बताया था आपको, दुनिया का कोई भी चेंज हो, परसेंटेज चेंज ही नहीं, प्रतिशत परिवर्तन ही नहीं, दुनिया का कोई भी परिवर्तन हो वो हमेशा पास्ट के रेस्पेक्ट में देखा जाता है कि पास्ट उसका क्या था और आज वो क्या है, उसके हिसाब से बता देते हैं कि बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है, ठीक है। तो हमारी जो पुरानी वैल्यू है, पास्ट है इसका 200 है, ठीक है। तो 7 यूनिट का जो बढ़ोतरी हुई है किसके रेस्पेक्ट में हुई है, 200 के रेस्पेक्ट में हुई है। तो 7 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है 7 यूनिट किस, तो 100 पर कितना, 7 यूनिट बढ़ा है किस पर, 200 पर, तो 100 पर कितना। मैं 100 से गुणा इसलिए कर पा रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि जब भी हम प्रतिशत परिवर्तन निकालेंगे, परसेंटेज में वैल्यू निकालते हैं, तो वो 100 के रेस्पेक्ट में लेते हैं, ठीक है। तो हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये जब हम निकालेंगे तो ये मेरे पास आंसर आ रहा होगा +3.5% इंक्रीज आ रहा है, ठीक है। यानी कि 3.5% की वृद्धि दिखाएगा उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 3.5% की जो वृद्धि वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें 2-3 बातें थी वो आपको ध्यान रखनी है। तो अर्धव्यास को हम त्रिज्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, बेलन का लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर है, वो पाई आर एच होता है। अभी आप सिर्फ याद रखिए, बाकी जब हम मेंसुरेशन करेंगे बहुत अच्छे से बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे, ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन कह रहा है हमें उसके हिसाब से करना है। हमें पता है कि यहाँ पाई की वैल्यू का कोई भी, क्योंकि हम परसेंटेज चेंज निकाल रहे हैं इसलिए हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू का कोई महत्व नहीं रह गया है। ठीक है, तो हम कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लेंगे, उसके बाद जो आर एच बचा है उसके हिसाब से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ भी रहा हूं साथ साथ। रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है, 33। क्वेश्चन नंबर जो 33 है वो ये कह रहा है कि दो व्यक्ति है रवि और राजू। तो रवि का जो वेतन है, रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वो कह रहा है दो व्यक्ति है, एक तो है हमारे पास रवि और एक है राजू। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारे को ये कह रहा है कि जो रवि का वेतन है वो राजू के वेतन से 25% अधिक है। तो 25% की जो फ्रिक्शन होती है मैंने आपको पहले भी बताया था, कितना होता है 1/4। यानी कि अगर मैं ये मानता हूं कि जो राजू का वेतन है वो 4 यूनिट है, राजू का वेतन अगर 4 यूनिट है तो 4 का 25% कितना होगा 1। तो राजू का वेतन अगर 4 यूनिट है तो 4 का 25% कितना होगा 1। यानी कि रवि का वेतन कितना होगा 25% ज्यादा है राजू के वेतन से, तो 4 × 5। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% ज्यादा है, तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम हुआ आप बताइए, डिफरेंस कितना है भाई। रवि का वेतन है 5 रुपए, ऐसे मान लो आप 5 यूनिट है, और राजू का वेतन है 4 यूनिट। ठीक है, तो अब ये देखिए दोस्तों कि जो राजू है उसका वेतन आ रहा है 4 यूनिट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से एग्जाम में। ठीक है, और रवि का वेतन है 5 यूनिट, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का। भाई राजू का वेतन 4 है, रवि का वेतन 5 यूनिट है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 1 यूनिट का आ रहा है। कम है किससे, राजू के, रवि के वेतन से। क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है कि जो राजू का वेतन है, राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। यानी कि 1 कम है किससे 5 से, तो 100 पे कितना। ठीक है, 1/4 नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमें राजू का वेतन से किसके कंपैरिजन में, रवि के कंपैरिजन में। ठीक है, हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, रवि के वेतन से कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वही वैल्यू आएगी जिससे कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो 1/5 ये कितना आ गया 20%। यानी कि ये 1 यूनिट कम थी यहाँ पर, तो 20% क्या कम है वेतन। ठीक है, ऐसे याद रखिए, ऐसे ध्यान में रखिए इसको कि जो राजू का वेतन कितना आ रहा है 20% कम आ रहा है किससे, रवि के वेतन से। तो 20% कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इस राइट सवाल का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब जल्दी जल्दी हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 34। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने होंगे। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं, आपको बहुत कराए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई उम्मीदवार है, जैसे आप ही हो, आपने 30% अंक लाए और 5 अंकों से फेल हो गए। फिर अगर आप 40% अंक लाते हैं तो आप 10 अंकों से 10 अंक ज्यादा से पास होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सिंपल सा सवाल है कि अगर आप 30% अंक लाते हैं तो आप 5 अंकों से फेल हो रहे हैं, तो -5। ठीक है, अगर आप 40% अंक ला रहे हैं तो आप 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर पा रहे हैं, किससे, पास मार्किंग से। ठीक है, यानी कि आप एक तरह से ये देखिए, मैं आपको बताता हूं, जैसे ये कोई लाइन है, ये हमारा है पास का, ये हमारा पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो कि 30% मान लो यहां रह गया 30%, और ये हो गया मेरा 40%। ठीक है, यदि आप 30% अंक लाते हैं तो आप 5 अंकों से फेल हो रहे हैं, तो ये जो गैप है ना, ये यहां तक का, ये 5 है। यदि आप 40% अंक लाते हैं तो आप 10 अंकों से पास होते हैं। ठीक है, 10 अंक अधिक से पास होते हैं, तो ये रहा मेरा
जो 40% और पासिंग मार्क्स का गैप है वो कितना आ रहा है, 10 का। तो आप ये देखिए कि जो 40% और 30% का जो गैप है, डिफरेंस है, कितना है, 10% का। ठीक है, 40% और 30% का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10% का। और ये 10% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10 और 5 15 को। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस लीजिए आप। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 40 और 30 का डिफरेंस कितना है, 10%। ठीक है, तो एक तरह से ये बात हो गई कि 10% मेरी जो वैल्यू है, 10 और -5 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15। 10 माइनस -5, इस तरीके से डिफरेंस लेंगे आप, 10 माइनस -5। ठीक है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 और 5 ऐसे हो जाएगा, 10 और 5 15। ठीक है, तो कितना आ रहा होगा, 15। यानी कि जब 10% रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 15/10 को। और 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, गुणा 100 को। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 150। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मेरा जो टोटल मार्क्स है मेरे, वो है 150। ठीक है, अब एग्जामिनर कह रहा है कि पासिंग, क्या पूछ रहा है, पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने हैं। अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि पेपर कितने नंबर का है, ठीक है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, मैं आपको सारी लैंग्वेज पे काम करना बता रहा हूं, कि अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछता है कि टोटल पेपर है वो कितने नंबर का हुआ है, तो आप कहेंगे 150 नंबर का हुआ है। ठीक है, 100%, मतलब 150 नंबर का हुआ है। अब एग्जामिनर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि पासिंग मार्क्स बता, मतलब पासिंग उसके मार्क्स बता दीजिए आप कि कितने न्यूनतम अंक लाए कि वो पास हो जाए। तो अगर 150 अंक वो ला रहा है, ये है मेरा पासिंग मार्क्स, कि 150 जो अंक है इसका 30% जब वो बच्चा ला पा रहा है, तो वो 5 अंकों से फेल हो रहा है। तो 5 अंक, 150 का 30% निकाल लेंगे, उसमें 5 अंक और जोड़ देंगे, तो ये मेरा आ जाएंगे पासिंग मार्क्स। तो बहुत सिंपल सा सवाल था। 15 थी, 45 और 5, यानी कि 45 + 5 है, कितना हो गया, 50। तो उसका जो पासिंग मार्क्स है वो आ रहा है कितना, 50। तो मेरा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 50। इसमें क्या क्या और लैंग्वेज बन सकती है। पहली लैंग्वेज तो एग्जामिनर यही पूछ सकता है आपसे कि वो पेपर कितने नंबर का है, तो वो 150 नंबर का है। दूसरा वो पूछ सकता है कि उसका पासिंग मार्क्स कितना है, यानी कि पास होने के लिए उसको कितने नंबर चाहिए इस पेपर में। तो आपको दो तरीके हैं निकालने के, आप या तो 150 का 30% माइनस 150 का 30% +5 कीजिए, या फिर आप 150 का 40% -10 कीजिए। दोनों ही तरीके से आंसर आएगा। ठीक है, और ये तरीका है निकालने का। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ भी नहीं था सवाल में, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है। स्पीड को स्लो रख के आप देखिए। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, जो बिगिनर है, ठीक है, जो बच्चा कोचिंग कर चुका है कहीं ना कहीं से अच्छी जगह से, वो तो कैच कर जाएगा। लेकिन जो बिगिनर है, मैं उसको बार बार यही कह रहा हूँ कि आप इसको स्पीड को 1.5 1.25 करके मत देखिए यार। आप इसको 1.0 पर नॉर्मल स्पीड पर रख के इसको देखिए, एक बार में चीजें क्लियर होंगी, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। ठीक है, अगर आप इसको स्पीड को ही ज्यादा बढ़ा के देखोगे तो फिर कोई गारंटी नहीं है, आप देखते रहें, फिर दोबारा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल धीरे 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 करें, वो ज्यादा बेहतर है अच्छे से होने में। ठीक है, उसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल पाते हैं, 20% केवल अंग्रेजी बोल पाते हैं, और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल लेते हैं, तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल पाते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि 60% ऐसे छात्र हैं, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, 40% ऐसे छात्र हैं, 60 छात्र हैं टोटल, उसमें से 40% ऐसे छात्र हैं जो केवल केवल क्या बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं। ठीक है, ठंड थोड़ी ज्यादा है आज। 40% छात्र ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल पा रहे हैं। ठीक है, और 25% ऐसे छात्र हैं जो केवल और केवल क्या बोल पा रहे हैं, अंग्रेजी बोल पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ये मेरे ऐसे छात्र हैं जो हिंदी बोल पा रहे हैं, और ये ऐसे छात्र हैं जो इंग्लिश बोल पा रहे हैं। 40% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ केवल क्या बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं। 25% छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, यानी कि इंग्लिश बोल पा रहे हैं। दोस्तों,
मैंने पहले भी कहा था, जो बच गए कितने, शेष कितने बचे, देखिए आप टोटल इनको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 4 तो 6, यानी कि 65% छात्र ऐसे हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा ही बोल पा रहे हैं, चाहे तो वो अंग्रेजी बोल पा रहे हो या फिर हिंदी बोल पा रहे हो। तो बचे कितने, मान लो मैं ये मानता हूं कि मेरे 100 टोटल जो छात्र हैं वो 100% है। अब 100% में से 65% तो ऐसे छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भाषा बोल पा रहे हैं, चाहे वो अंग्रेजी बोले चाहे वो हिंदी बोले। तो बचे कितने, 35% छात्र। 35% छात्र ऐसे बच गए मेरे पास जो दोनों भाषाएं बोल पा रहे हैं, जो क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जो बचे हुए छात्र हैं वो दोनों भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो 35% छात्र हैं ये दोनों भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है। तो जो 35% स्टूडेंट बच गए वो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। दोस्तों मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसमें ऐसे छात्र हैं जो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं, जो हिंदी भी बोल रहे हैं। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारे से ये कह रहा है कि कुल कितने छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पाते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी बोल पाने वाले छात्र मतलब अंग्रेजी बोलने वाले, ये मुझे समझाने के लिए करना पड़ रहा है दोस्तों ऐसे, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वाले कितने हैं, 25% तो केवल ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, और 35% ऐसे हैं जो अंग्रेजी तो बोलते ही है, अंग्रेजी तो बोलते ही है, हिंदी भी साथ में बोलते हैं। तो क्या हम इनको शामिल नहीं करेंगे भाई, ये छात्र भी तो 35% छात्र हैं, ये भी तो छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं, ये ठीक है अलग बात है, लेकिन अंग्रेजी भी तो बोल पा रहे हैं। और हमारे क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है, प्राइमरी फैक्टर है, वो क्या है, अंग्रेजी बोलने वाले। तो अंग्रेजी बोलने वाले ये 35% छात्र भी हम ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि ये 35% छात्र है जो ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पा रहे हैं और साथ में हिंदी भी बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो इनका जब हम ऐड करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 2 5 6, यानी कि 60% छात्र हैं जो अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो सवाल है उसमें छात्र कितने हैं, 60, तो 60 का 60% निकाल देंगे। तो अंग्रेजी बोलने वाले की बात करें तो 60 हमारे पास कुल छात्र हैं, 60 का 60% जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 36, यानी कि 36 छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल पा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको ये कहता है कि हिंदी बोलने वाले छात्र कितने हैं, तो आप 60 में से 36 घटा देंगे तो वो हिंदी बोलने वाले छात्र मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगर डायरेक्ट एग्जामिनर ये पूछता है कि हिंदी बोलने वाले, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन में इस लैंग्वेज नहीं है लेकिन बन सकती है, ठीक है। तो हिंदी बोलने वाले के दो तरीके हैं, आप ये तो 60 में से जो आपने 36 आपके अंग्रेजी बोलने वाले आ गए, इनको घटा दीजिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि 40% छात्र तो ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल पा रहे हैं, और 35% ऐसे छात्र हैं जो हिंदी तो बोल पा ही रहे हैं, साथ में अंग्रेजी और बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो ये 35% भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 4 3 7 75%, और ये यानी कि 60 का कितना आ गया, 75% यानी 3/4, ठीक है। 15 चौक 60 और 15 3 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 45 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल पा रहे हैं। दोस्तों अगर आप यहां देखिए, मैंने बताया था अभी आपको कि 60 में से आप 36 को घटा दीजिए, तो यहां से क्या मिल रहा है मेरे को, 4 और 24, ठीक है। तो ये जो सवाल है, क्या मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूं, आप खुद देखिए कि अंग्रेजी बोलने वाले छात्र हैं 36 और हिंदी बोलने वाले छात्र कितने आ रहे हैं, 45। तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये 60 से ज्यादा निकल जाएगा लोग, ठीक है। क्यों निकल जाएगा, क्योंकि इनमें ऐसे छात्र भी ऐड हो गए हैं जो क्या बोल पा रहे हैं, दोनों भाषाएं बोल पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इस सवाल को इस तरीके से नहीं ले जा सकते, ठीक है। कि क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि इनमें ऐसे छात्र भी ऐड हो चुके हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब दोनों भाषाएं बोलते हैं वो तो दोनों में गए छात्र, वो जो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं और जो हिंदी भी बोल रहे हैं वो इसमें भी ऐड हो गए हैं और इसमें भी ऐड हो गए हैं।
तो इनका जो सम है इसलिए ज्यादा आ रहा है। आप जब इनको जोड़ेंगे 45 और 36 को तो 60 से ज्यादा आएगा सम इसका, ठीक है, 60 छात्रों से ज्यादा आएगा। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ कॉमन ऐसे छात्र आ गए हैं, कॉमन ऐसे छात्र हो गए 35% जो इसमें भी ऐड कर लिए गए हैं, हिंदी में भी और जो अंग्रेजी में भी ऐड कर लिए गए, इसलिए इनका सम ज्यादा आएगा। तो एक डाउट ये भी रहेगा आपके कि सर जब मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास छात्र मिलते हैं 45 प्लस, अगर मैं जोड़ता हूं तो 4 3 7 81 छात्र मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं जोड़ता हूं तो मेरे को मिलते हैं 81 छात्र, तो जबकि छात्र तो 60 ही है, तो ये 21 छात्र आ गए, ये एक्स्ट्रा कहां से आ गई? ये 2 बार जुड़ गई दोस्तों। ये जो 21 छात्र है ये 2 बार जुड़े हैं, ठीक है। ये जो कॉमन 35% स्टूडेंट है इनको 2 बार जोड़ा गया है। हमने हिंदी वालों में भी इसको ऐड किया है और अंग्रेजी वालों में भी ऐड किया है, ठीक है। और यही वजह है, ठीक है, यही क्या वजह है कि हम जो हमारा जो स्टूडेंट की नंबर आ रही है वो 60 से ज्यादा आ रही है, ठीक है, 81 आ रही है। तो आप ये देखिए ना 81 माइनस जब आप 60 कर रहे होंगे, ये 81 छात्र ऐसे हैं, 81 छात्र आ गए हैं एक तरह से, ठीक है। अब आप एक तरीके से ये देखिए, आपको डाउट होगा इस क्वेश्चन में, डेफिनेटली डाउट होगा। डाउट ये होगा आपको क्योंकि आप ये सोचोगे कि ये नंबर ज्यादा आ कहां से गया। तो नंबर ज्यादा आने का रीजन क्या है वो बताता हूं आपको कि दोनों भाषाएं बोलने वाले 35% छात्र हैं जो हमने अंग्रेजी वालों में भी ऐड कर दिए हैं और हिंदी वालों में भी। तो मतलब 81 माइनस अगर आप 60 करते हैं तो ये आ रहा है 21, यानी कि ये ऐसे छात्र हैं जो 2 बार ऐड हो गए हैं। 21 छात्र जो ऐसे हैं जो 2 बार ऐड कर लिए गए हैं, मतलब 21 जो छात्र हैं वो हिंदी वालों में भी ऐड हो गए और एक्स्ट्रा हिंदी अंग्रेजी वालों में भी ऐड कर लिए गए, ठीक है। तो अगर आपको ये निकालना है नंबर तो 24 तो है, ये मेथड आपको थोड़ा और लेंथी पड़ जाएगा। 24 प्लस 21 यानी कि अब आप निकाल पा रहे होगे 45, यानी 45 छात्र ऐसे हैं जो हिंदी बोल पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप ना करें क्योंकि आंसर तो आप निकाल लोगे लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। तो आप सीधा ही करें, जब एग्जामिनर आपसे ये पूछ रहा है कि हिंदी बोलने वाले कितने हैं तो 40% केवल हिंदी बोलते हैं प्लस 35% दोनों बोलते हैं, 75% टोटल का 75%, 60 का 75% आंसर, ठीक है। अगर एग्जामिनर बोलता है अंग्रेजी निकालने वाले कितने हैं तो 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 35% दोनों बोलते हैं, तो इनका 60% हो गया, 60 का 60% 35 हो गया। इस तरीके से आप करें सवाल को। मैंने थोड़ा डिटेल में बताया आपको क्योंकि जब आप इनको जोड़ोगे तो आपके पास नंबर आएगा 81 करके, ठीक है। अब 81 तो हमारे पास स्टूडेंट है ही नहीं, हमारे पास तो स्टूडेंट ही 60 है। तो जो 21 स्टूडेंट आ रहे हैं ये है वो 2 बार ऐड हो गए हैं, ठीक है। 2 बार ऐड कैसे हो गए हैं? जो 21 स्टूडेंट है वो हमने अंग्रेजी में भी ले लिए हैं और हिंदी वाले पोर्शन में भी ऐड कर लिए हैं, ठीक है, इसलिए ये नंबर बढ़ के आ रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब शायद डाउट नहीं रहना चाहिए आपको, आप इसको आराम से कीजिए, आराम से देखिए, समझ में आएगा आपके। और चलिए 21, ठीक है, ये तो हो गया। और फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको। बाकी कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आपको हर चीज खोल खोल के बताई है, इसमें एक एक चीज को बहुत डिटेल में बताया है कि कैसे क्यों हुआ, क्योंकि 2 बार ऐड हो गए हैं नंबर, ठीक है। जो कॉमन थे दोनों भाषाएं बोल पा रहे थे वो दोनों ऐड हो गए, ठीक है। दोनों जगह ही ऐड हो गए तो भाई नंबर तो बढ़ेगा ही, संख्या तो बढ़ी नहीं है उनकी। तो ये रीजन था संख्या बढ़ने का, ठीक है। तो आप इसको बताया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। 30 मिनट का ऑलरेडी बन चुका है वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 तो कर ही लेते हैं, जब कर ही लिया है तो। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य भाषाओं में है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें? बहुत ही मतलब तुच्छ सवाल है, तुच्छ टाइप का सवाल है। ये कह रहा है कि 30% पुस्तकें अंग्रेजी में है, 30% पुस्तकें हैं अंग्रेजी भाषा में है और 50% पुस्तकें हैं हिंदी में। 50% जो पुस्तकें हैं वो है हिंदी में, ठीक है। तो टोटल कितनी हो गई? 80%।
यानी कि 80% जो पुस्तकें हैं वो हिंदी और अंग्रेजी में हो गई हैं। सवाल ये कह रहा है कि बाकी जो पुस्तकें बच गई, कितनी बच गई भाई? मैं ये मानता हूं कि पुस्तकालय में कितनी 100% पुस्तकें हैं। अब 100% में से 80% पुस्तकें तो हिंदी और अंग्रेजी की ही हो गई, तो बची कितनी? 20%। यानी कि 20% जो पुस्तकें बच गई है हमारे पास, वो और कोई लैंग्वेज की है, हिंदी या इंग्लिश की नहीं है, कोई और लैंग्वेज में छपी हुई है। और क्वेश्चन यही कह रहा है कि शेष 500 अन्य भाषाओं में है पुस्तकें। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे हिसाब से 20% पुस्तकें हैं जो अन्य भाषाओं में है, और सवाल के हिसाब से कितना है? 500। ठीक है, तो 20% किसको, इसका मतलब ये होगा कि 20% रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 500 को। तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 500 बटे 20 को। तो 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? 500 बटे 20 गुणा 100। ठीक है, तो 20 पंजे 100, यानी कि कितना हो गया? 25। ठीक है, तो पुस्तकालय में टोटल क्वेश्चन है ये कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं? तो 100%, यानी कि इसका जो आंसर आ रहा होगा वो कितना आ रहा है? 2500। देख लेते हैं एक बार क्या है। ठीक है, 2500 है। अब ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसका आंसर, लेकिन इसमें और भी लैंग्वेज बन सकती है। वो पूछ सकता है आपसे कि पुस्तकालय में अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें हैं, तो 2500 का। अगर वो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि पुस्तकालय में अंग्रेजी की कितनी पुस्तकें, पूछ सकता है इससे। ठीक है, तो 2500 का 30%। अगर वो पूछता है कि पुस्तकालय में हिंदी की कितनी पुस्तकें हैं, तो 50%। तो 2500 का 50% की फ्रैक्शन 1/2, यानी कि 1250। ठीक है, 2400। ठीक है, 1250 पुस्तकें ऐसी हैं जो हिंदी में टाइप्ड है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा 25 75 750, यानी कि 750 पुस्तकें ऐसी हैं जो अंग्रेजी की हैं। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज और इसमें बना सकता है। ये तो इसने पूछा ही है कि कुल पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं, तो 2500 है। अंग्रेजी भाषा की कितनी है? 750 है। और हिंदी भाषा की कितनी है? 1250 है। ये मैंने आपको बताया है अलग से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा बन रही है। ठीक है, अपलोडिंग में दिक्कत आता है, तो आप पढ़ते रहिए और एंजॉय करते रहिए चीज़ों को। आज शाम तक मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जो बार बार मेरे से पूछा जा रहा था कि सर आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दीजिए हमें कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या छोड़ना है, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और आज शाम तक आपको चारों ही पोर्शन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मिल जाएंगी। ठीक है, और रीजनिंग की रही बात, तो रीजनिंग भी हम आज से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।